गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अप्रैल 29 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक करेंगे। वैसे अब नंबर ऑफ टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा थे नहीं, तो इसीलिए मैंने कल वाले न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से भी एक टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दिया है, जो है अपना न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। कल ये हम लोगों को करना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन कम लोगों ने दूसरा कर लिया था। आज ज़्यादा अच्छे टॉपिक नहीं आए तो मैंने इसको आज यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। उसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है एससीओ के बारे में। अभी एससीओ यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस इंडिया इसका प्रेसिडेंट है, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत बातचीत यहाँ पे किया है। खास इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीटेड सा टॉपिक है, थोड़ा इसको देख लेंगे। कोर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये हम लोग मेरे ख्याल से हर महीने एक बार टॉपिक कर लेते हैं। तो इंडिया में कोर इंडस्ट्री कौन सी होती है, उनका वेटेज क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा सा वो देखेंगे। उसके अलावा विमेन रिजर्वेशन बिल हम लोगों ने लास्ट वीक भी इस टॉपिक को किया था और आज फिर से सेम टॉपिक के ऊपर एडिटोरियल आया है, तो थोड़ा सा वो रिपीटेड रहेगा। तो जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, मतलब पहली बार हो जाएगा। जो पहले कर चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो विमेन रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हेट स्पीच के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल है। उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले, तो थोड़ा सा हम लोग वो भी देख लेंगे। चलिए जी, तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, और वो ये है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये वाला टॉपिक है इधर करके। तो टॉपिक ये कहता है कि देखो, इंडिया ने कहा है कि भैया वी शुड फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑन सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म। राजनाथ टेल्स एससीओ मेंबर्स। एससीओ के मेंबर कौन कौन से हैं ये देखिए। एससीओ के मेंबर है कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान इसके परमानेंट मेंबर कब बने थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बताइए। उसके अलावा अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, और बहुत जल्दी ईरान भी परमानेंट मेंबर बन सकता है या फिर बन गया है। बनने वाला है या बन गया है, दोनों ये भी आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे तो मजा आएगा, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पहले कर चुके हैं, नए टॉपिक नहीं है। एससीओ क्या है आपको अच्छे से पता है, 2001 के अंदर इसका एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एन यूरेशियन, एशियन नहीं है ये। तो यूपीएससी में ना कई बार वो इस तरह के एक जो कीवर्ड है रिप्लेस कर देता है। तो यूरेशियन की जगह वो एशियन लिखेगा, पॉलिटिकल इकोनॉमिक लिखेगा, लेकिन मिलिट्री को वहां पे गायब कर देगा। और इकोनॉमिक लिखेगा तो इन गायब करेगा तो मिलिट्री लिखेगा। ध्यान रखना आपने, ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है, शांति बनाए रखना, सिक्योरिटी इंश्योर करना, स्टेबिलिटी बनाए रखना। मतलब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के होते हुए भी शांति की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अपने तरह से एक तरह की कॉमेडी ही हो रही है ये। बेसिकली एससीओ बनाने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा जो सेटअप किए गए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको चैलेंज करना है बेसिकली। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है एससीओ का। तो एससीओ का अभी इंडिया प्रेसिडेंट है, और हम लोगों ने कहा है भैया, चाइना को भी कहा है कि जो लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं जैसे पाकिस्तान, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जिस तरह से अभी पुंछ के अंदर अटैक हुआ और जे के अंदर अटैक होते रहते हैं, जो कि पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड रहते हैं, हथियार वगैरह, पैसा वगैरह सब वहाँ से आता है। तो ये हम लोगों ने कहा है, तो डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम हम लोगों ने नहीं लिया, लिक्विड स्टिल दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। ठीक है। किन किन के द्वारा डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा अटेंड किया गया था इसको, चाइना, रशिया, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के उनके द्वारा इसको यूज किया गया था। पाकिस्तान से डिफेंस मिनिस्टर नहीं आए थे, लेकिन उनके एक स्पेशल एडवाइजर थे मलिक अहमद खान, वो यहाँ पे आए हैं। चलिए जी, तो ये तो छोटा सा पुराना टॉपिक है। एक और छोटा पुराना टॉपिक है कोर सेक्टर के बारे में। तो भाई कोर सेक्टर जो है मार्च के महीने में वो चला गया है 5 महीने की लो प्रोडक्शन के ऊपर, जो है 3.6%। अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन ये मार्च क्यों बता रहा है, क्योंकि एक महीना डिले होता है। यार एक महीना तो आपको कैलकुलेट वगैरह करने में भी लगता है ना डेटा को। अब ऐसा हमारे पास कोई सुपर कंप्यूटर तो है नहीं कि तुरंत के तुरंत सब कुछ कर देगा। पिछले महीने का डेटा हम लोगों ने इकट्ठा किया होगा, उसको पूरा स्टैटिस्टिकली उसको अरेंज किया होगा, तब जाके एक महीना लगता है रिपोर्ट को आने में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट यूपीएससी के परस्पेक्टिव से, कि एक महीना डिले होता है। क्या डिले होता है, ये आईआईपी। आईआईपी क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एक इंडेक्स है, जैसे हमारा सीपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई होता है ना, वैसा इंडेक्स है। ये इंडेक्स क्या करता है, हमारी कंट्री के अंदर 8
ऐसी इंडस्ट्री हैं कि जिनके आउटपुट के ऊपर नजर रखता है, क्योंकि 8 इंडस्ट्री ही हमारे पूरे इंडस्ट्रियल आउटपुट की जो डायरेक्शन है वो फिक्स कर देते हैं। अगर ये अच्छी जा रही हैं तो मतलब सारी इंडस्ट्री बढ़िया जा रही है, अगर ये डाउन जाती है तो मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो उसे हम लोग कोर सेक्टर कहते हैं। कोर सेक्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इंडियाज इंडस्ट्री। ये बात है। क्यों कोर है ये? देखिए, क्योंकि ये सिर्फ 8 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो टोटल इंडिया का 40.27% भैया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करती हैं। सोच के देखिए, 40%, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। और किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में ये सब कुछ आता है। इसका जो बेस ईयर है वो पहले 2004 एंड 5 हुआ करता था, अभी इसका बेस हो गया है 2011 एंड 12। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा 8 कोर इंडस्ट्री कौन सी हैं? वो तो सबसे इंपॉर्टेंट खैर है ही। ये वाला देखिए, ये आपको ऐसे याद नहीं करना है, ये आपको वेटेज के हिसाब से याद करना है कि किसका वेटेज सबसे ज्यादा है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 28.04% के साथ भैया रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का वेट यहाँ पे सबसे ज्यादा आता है। दूसरे पे किसका है आप यहाँ पे देख लीजिए 19.85 इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पे किसका है? यहाँ पे स्टील का। तो इस तरह से और जैसे फोर्थ पे आपका जो है कोल है। तो कम से कम टॉप 4 वाले तो आप याद कर ही सकते हो। और ये परसेंटेज आपको याद नहीं करना है, सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वेटेज याद कर लीजिए कि इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। उतना भी करोगे ना एग्जाम में सफिशिएंट है, ये इतना डेटा वगैरह आपसे शायद नहीं पूछेगा वो। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। ये है कल का एडिटोरियल, और कल के एडिटोरियल में था ये कि शुड इंडिया कंसिडर फेजिंग आउट न्यूक्लियर पावर। तो ये 2 वर्ड के ऊपर काफी फोकस करना है आपने, आजकल बड़ा न्यूज में चल रहे हैं। एक है फेज आउट और दूसरा है फेज डाउन। छोटी छोटी टर्म होती है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब एग्जाम में मान लो उसने पूछ लिया आपसे, ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछ लिया मेंस में, यूपीएससी में, और उसने आपसे पूछा दैट इंडिया डज नॉट सपोर्ट फेजिंग आउट ऑफ द कोल बट इंडिया सपोर्ट फेजिंग डाउन ऑफ द कोल आउटपुट या कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एक्सप्लेन और या कमेंट। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो फेज आउट का मतलब क्या होता है, फेज डाउन का मतलब क्या होता है, आपको पहले हल्का सा बताता चलता हूं। फेज आउट का मतलब होता है भैया किसी भी चीज के यूज को आप 100% डिस्कार्ड कर देते हो कि भैया इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे रत्ती भर भी, नॉट इवन 1%। दैट इज द मीनिंग ऑफ फेजिंग आउट, कंप्लीट रिजेक्शन। फेज डाउन का मतलब होता है कि हम उसके यूज करते रहेंगे लेकिन जितना पहले यूज करते थे उससे थोड़ा सा कम करेंगे और धीरे धीरे कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, और एक दिन वो अपने आप ही फेज आउट हो जाएगा। जैसे इस समय कोल की हम लोग बात करते हैं, इंडिया में, चाइना में जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से ही आती है, और कोल से क्या निकलता है? ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। तो वेस्टर्न कंट्री अमेरिका वगैरह इंडिया से चाहता है कि हम लोग जल्दी ही अपने कोल के यूज को फेज आउट कर दें। इंडिया कहता है भाई ये पॉसिबल नहीं है, हमारे पास आपके तरह से पैसा थोड़ी है, टेक्नोलॉजी थोड़ी है, तो हम तो कोल के यूज को कंटिन्यू रखेंगे, अच्छा मानिए बुरा मानिए डजंट मैटर, हाँ, लेकिन हम धीरे धीरे इससे के यूज को फेज डाउन करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके अगले 50-60 सालों के अंदर, मतलब 2070 का टारगेट है, हम इसे पूरा खत्म कर देंगे। ये होता है फेज डाउन। तो अब न्यूक्लियर की बात यहाँ पे आती है। तो कई सारी कंट्री ऐसी हैं इस दुनिया में जो कि न्यूक्लियर के यूज को भी फेज आउट करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे जर्मनी का एग्जांपल यहाँ पे लीजिए, जर्मनी तो कंप्लीटली अपने सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद कर दिया है। फ्रांस जो है वो भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद कर चुका है। लेकिन देखिए, फ्रांस में मोस्टली को कर चुका है, लेकिन फ्रांस में जो अभी चल रहे हैं ना वो थोड़े से पुराने वाले हैं, वो पिछले 25-30 सालों से, 50 सालों से चल रहे हैं फ्रांस के अंदर, तो बूढ़े हो चुके हैं बेचारे, तो उनकी सेफ्टी वगैरह का कंसर्न भी है। आप यहाँ पे जापान का एग्जांपल दे सकते हो। जब फुकुशिमा एक्सीडेंट हुआ था जापान के अंदर, तो उस समय जापान ने डिसाइड किया था कि भाई वो अपने सारे न्यूक्लियर प्लांट्स को बंद कर देंगे, क्योंकि जापान के अंदर भी मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर से ही आती है। लेकिन जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, पूरी दुनिया में जिस तरह की चीजें चेंज हुई हैं, तो दोबारा से फ्रांस अपने ऑलरेडी जो बंद हो चुके थे न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह उनको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो जापान ने कहा है देखिए भाई इस समय कोल इतना महंगा हो गया, दुनिया में नेचुरल गैस महंगी हो गई है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, न्यूक्लियर क्रूड ऑयल वगैरह, तो हम इसे पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। उसी तरह से साउथ कोरिया ने भी यही कहा था कि हम लोग
बंद कर देंगे, लेकिन साउथ कोरिया भी दोबारा से अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। जर्मनी ने तो अपने कोल पावर प्लांट्स दोबारा से ओपन कर ही दिए हैं। तो बेसिकली बात ये है कि इन जो कंट्रीज की पॉलिसी थी वो पहले कुछ और थी, अभी कुछ और हो गई है धीरे धीरे, क्योंकि यार समाज की ना रियलिटी चेंज होती रहती है। किसने सोचा था कोविड आ जाएगा, किसने सोचा था कि भाई न्यूक्लियर वॉर हो जाए, मतलब यूक्रेन वॉर हो जाएगा। तो सिचुएशन चेंज हो गई है ना। तो लेकिन रिस्क तो है, न्यूक्लियर पावर जितनी साफ सुथरी नजर आती है लेकिन रिस्क तो है। जैसे सबसे बड़ा कंसर्न तो यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न का ही है। फुकुशिमा का एग्जांपल आप देख लीजिए, उसके अलावा चेरनोबिल में जो हुआ वो सब करके, है ना, कितने सारे लोगों का नुकसान हुआ। और वहाँ की जो सोइल है, जो एयर है, वो रेडियो एक्टिव हो गई। तो वहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते एंड ऑल दैट, सब कुछ ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो बड़ा खतरनाक तो है, खैर इसमें कोई डाउट नहीं है। वेपन प्रोलिफरेशन, आप पाकिस्तान का एग्जांपल देख लीजिए। पाकिस्तान से ही वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई, नॉर्थ कोरिया में गई। और पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी शायद ऐसा माना जाता है कि शायद ईरान के अंदर भी टेक्नोलॉजी वहीं से गई हो। तो अगर किसी कंट्री के पास एक बार न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ जाती है उससे बिजली वगैरह बनाने की, तो वो फिर उससे प्लूटोनियम वगैरह भी बना सकता है। और उससे फिर अगर मिस हैंडलिंग होती है, मिस मैनेजमेंट होती है, तो वो टेक्नोलॉजी किसी दूसरी कंट्री में भी चली जा सकती है जहां से न्यूक्लियर वेपन वगैरह बनाए जा सकते हैं। और इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं होती है न्यूक्लियर में, लेकिन इनिशियल कॉस्ट वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती है। बिलियंस, मिलियंस नहीं, बिलियंस। 8 से लेके 12 बिलियन, कभी कभी 15 बिलियन डॉलर तक भी एक पावर प्लांट बनाने में खर्च हो जाता है। कॉस्ट बहुत ज्यादा है। वेस्ट डिस्पोजल हमें अच्छे से पता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है इससे, तो उसे डिस्पोजल करना अपने नाम ही एक सरदर्दी होती है बहुत बड़े वाली। तो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स। लेकिन जो अब इंडिया को तो चाहिए न्यूक्लियर पावर। तो ये जो सारे कंसर्न है, इंडिया कैसे डील करेगा इन सारे कंसर्न से, ये एक थोड़ा सा बनाया आपके लिए कंटेंट, देख सकते हो आप। सेफ्टी कंसर्न्स की जहां तक बात आती है, तो हर न्यूक्लियर पावर इक्वली डेंजरस नहीं होता है। जैसे जो नए रिएक्टर्स आजकल बन रहे हैं, एडवांस लाइट वाटर रिएक्टर्स और फास्ट ब्रीडर जो रिएक्टर्स होते हैं, वो कंपैरेटिवली जो पहले वाले होते थे उनसे थोड़े से सेफ होते हैं। इनमें जो मेल्टडाउन का रिस्क होता है वो थोड़ा कम होता है और हाई टॉलरेंस पावर होती है, जैसे कुंडाकुलम वगैरह के अंदर हम लोग बना रहे हैं। तो इस तरह से इंडिया सेफ्टी को हैंडल कर सकता है। वेपन प्रोलिफरेशन की बात करें, देखिए इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है, राइट। तो ऐसे कोई डर नहीं है कि भैया इंडिया ये टेक्नोलॉजी किसी और को दे देगा इलीगल तौर पे एंड ऑल दैट, है ना, ऐसा कुछ रहा नहीं। और आजकल क्या है ना, वेपन प्रोलिफरेशन का भी एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ढूंढ लिया इन लोगों ने। तो ये लोग क्या करते हैं आजकल, MOX, जिसे मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं, इसे प्लूटोनियम के साथ मिक्स कर देते हैं। और ये मिक्स करने से हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट चलता है। और इस जब प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड के साथ मिक्स बना देता है, तो आप उससे वेपन वाला ग्रेड यूरेनियम नहीं बना सकते। तो उन्होंने मिक्स पहले ही ऐसा कर दिया है कि आप चाहो भी तब भी आप प्रोलिफरेशन नहीं कर पाओगे। हाई कॉस्ट की जहां तक बात आती है, तो जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, जो नए वाले रिएक्टर्स हैं, उनकी कॉस्ट 50 to 70% कम है। तो इंडिया में जो नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह लगाए जाएंगे, तो इस टेक्नोलॉजी का हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी की तो हम लोग अडॉप्ट करने की कोशिश कर ही रहे हैं, बट रिन्यूएबल एनर्जी की भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो अगर हम लोग छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएंगे, तो सोलर और विंड के कंपैरिजन में दे कैन बी मोर बेनिफिशियल। डोमेस्टिक कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी सालों से हम लोग बना रहे हैं न्यूक्लियर से बिजली। तो टेक्नोलॉजी तो हमारे पास ठीक ठाक है, मैन पावर भी हमारे पास है। उसके अलावा हम लोग माइनिंग वगैरह की नई फैसिलिटीज़ वगैरह यहाँ पे डेफिनेटली लगा सकते हैं। और फिर अब अमेरिका वगैरह के साथ, यूरोप, फ्रांस, जापान वगैरह के साथ हम लोग कोलैबोरेशन करके एडवांस वाले सेफ बना सकते हैं। तो क्योंकि सेफ्टी इंडिया में यूरोपियन कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया में सेफ्टी कंसर्न ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक्सीडेंट वगैरह हो भी गया ना भाई, समझ लो लाखों लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। लेकिन यस, इंडिया को न्यूक्लियर पावर की रिक्वायरमेंट है। वाई भारत नीड्स न्यूक्लियर पावर, इसमें तो कोई ऐसी डाउट ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए इंडिया को। इंडिया के पास हमें, वी आर एनर्जी हंग्री कंट्री, राइट। तो मोस्टली हम लोग एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं मिडल ईस्ट कंट्रीज वगैरह के ऊपर। और इंडिया जिस तरह से डेवलपिंग कंट्री है, नई इंडस्ट्री लगाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा रहा है, तो वी नीड मोर पावर। तो वो पावर कहाँ से आएगा? देखिए कोल वाला तो हम लोग एक्सपेंड कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो ग्रीन हाउस गैसेस वाला कंसर्न है।
सोलर और विंड की एक लिमिटेशन होती है, तो क्या ऑप्शन बचता है अपने पास? न्यूक्लियर ही बचता है ऑप्शन, राइट? तो एक तो एनर्जी वाला कंसर्न यहाँ पे है। लो कार्बन सोर्स ऑफ कोर्स न्यूक्लियर वाले से ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह नहीं निकलती हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट जो हम लोगों ने किया है 2070 में नेट जीरो को हम लोगों को अचीव करना है, तो उसमें न्यूक्लियर पावर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इकोनॉमिक बेनिफिट भी हैं लॉन्ग टर्म में कि अगर आप बात करें, एम्प्लॉयमेंट तो खैर मिलता ही है। जैसे कुंडाकुलम के अंदर अभी तमिलनाडु में 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड हुए हैं। अगर आप कनाडा का एग्जांपल दें, कनाडा में 60,000 जो लोग हैं वो यूरेनियम माइनिंग इंडस्ट्री में जो है इन्वॉल्व हैं। तो ये अगर लोग फ्यूचर में हम लोग ऐसी माइनिंग करने लगे इंडिया से, तो डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे खैर है ही, और काफ़ी रिलायबल है ये। सोलर विंड की तरह नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी एक बार अगर शुरू हो जाती है तो बहुत लंबे समय तक लगातार बिजली प्रोवाइड करवाती है विदाउट एनी डिस्टरबेंस। तो रिलायबल भी है खैर। और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इंडिया ने जो है 6 से 7 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं कुंडाकुलम के अंदर, बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर। तो अगर अब हम बंद कर देते हैं इन सारे सिस्टम को, तो ऑफ कोर्स ये जो इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है तो ये भी बंद हो जाएगा। और अगले 60 सालों से ज़्यादा तक, 60-70 सालों तक ये जो आज हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है इसका रिटर्न आता रहेगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो डेफिनेटली इंडिया को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, राइट? चलिए, और इस पूरे सेक्शन से कई एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं पहले। जैसे 2018 में देयर वाज वन क्वेश्चन, 2020 में देयर वाज क्वेश्चन, 2019 में देयर वाज अ क्वेश्चन। ठीक है, ये कुल मिला के जो है न्यूक्लियर पावर और एनर्जी के बारे में ही है। 2018 में देयर वाज अ क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्टेक्स्ट what is the implication of ratifying additional protocol with international atomic energy agency? 2018 का क्वेश्चन है। 2020 में क्वेश्चन आया था, why are some nuclear reactors kept under IEA safeguard? ठीक है जी, देखिए दोनों क्वेश्चन IAE से ही आ गए। Recently, India signed a deal known as the Action Plan for Prioritizing and the Implementation of the Cooperation Area in the Nuclear Field with which of the following country? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आ गया। तो क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद जो है इसका आंसर दीजिए। और ये जो क्वेश्चन है खासकर ये 2019 वाला, ये तो बिल्कुल करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है उस समय का, क्योंकि 2018 के अंदर ये हुआ था, अगले साल ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो थोड़ा करंट अफेयर के ऊपर फोकस करते रहा करो, एग्जाम में तुरंत क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है कल पूछे थे आपसे मैंने इकोनॉमी वाले सेक्शन से। तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया में जो कॉइन होते हैं, जो सिक्के होते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा मिंट किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा नहीं होते हैं। उसके अलावा ऐसे एटीएम जो कि नॉन बैंकिंग एंटिटीज वगैरह उनको मैनेज करती हैं, उसे कहा जाता है व्हाइट लेबल एटीएम्स। चलिए, द वीमेन्स रिजर्वेशन बिल कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, ये टॉपिक हम लोग पहले वैसे तो कर चुके हैं। तो वीमेन रिजर्वेशन वाला जो टॉपिक है इंडिया में काफ़ी काफ़ी सालों से चल रहा है, वो अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उसको लेके एक डिसेंट सा कंटेंट आपके लिए यहाँ पे डाला है, तो थोड़ा आप इसको रिवाइज कर सकते हो बाद में। तो आर्टिकल क्या कहता है? तो वैसे रीना गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, लेकिन थैंकफुली इन्होंने इसके अंदर कोई पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल भी नहीं मेंशन किया है। तो पूरा सा एकदम नॉन पॉलिटिकल टाइप का ही ये आर्टिकल है, इसलिए आई थॉट के इसको इंक्लूड कर देता हूँ। तो इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस हम लोगों को मिली, तो हम लोगों ने एक यूनिवर्सल सफरेज सिस्टम जो है हम लोगों ने यूज़ किया। यानी कि जो लोग 18 साल से प्लस हैं, पहले 21 साल हुआ करता था लेकिन बाद में 18 कर दिया गया। यानी कि इस समय इंडिया में जो 18 साल से प्लस जो लोग हैं, चाहे वो मेल वीमेन हैं, उनको वोटिंग का अधिकार है। तो किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस में तो वीमेन ने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया था। बट अगर आज हम लोग देखें इंडिया में प्रेजेंटली सिर्फ 14% सीट ही, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, राज्यसभा लोकसभा, खासकर राज्यसभा लोकसभा की अगर आप बात करें, तो 14% सीट ही वीमेन के पास है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर इवन वीमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा है पॉलिटिक्स के अंदर, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में भैया वीमेन बिल्कुल पॉलिटिक्स में नहीं है, बहुत पावरफुल वीमेन पॉलिटिक्स में रही हैं। एक समय तो ऐसा हुआ करता था कि वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में मायावती जी थी, तमिलनाडु में जयललिता, और वेस्ट बंगाल में जो है ममता जी थी। 3 बड़े-बड़े स्टेट्स के अंदर जो है वीमेन चीफ मिनिस्टर थी। उसके अलावा अपोजिशन में सुषमा स्वराज थी, ये भी काफ़ी पावरफुल और टॉप लीडर्स में थी बीजेपी की। और सोनिया गांधी जी जो है प्रेसिडेंट थी कांग्रेस पार्टी की, वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया फ्यू ईयर्स अगो, अब तो नहीं है खैर।
राइट? तो वो सारी चीज़ें थी। प्रतिभा पाटिल जी हमारी राष्ट्रपति थी और अभी भी वीमेन प्रेज़िडेंट हैं हमारी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पावरफुल पॉलिटिशियंस इंडिया में रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो दैट इज़ वेरी लो। जब तो बड़ा ज़रूरत महसूस की गई भई कि कैसे वीमेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया जाए। तो उसके लिए एक जो तरीका है वो एक हमारे यहाँ पे जो है रिज़र्वेशन का यूज़ किया जाता है, पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करने के लिए। तो 1955 में सबसे पहली बार एक गवर्नमेंट ने कोई कमेटी वगैरह एस्टेब्लिश की थी, जिन्होंने 10% वीमेन रिजर्वेशन लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वीमेन के लिए रिजर्वेशन की बात कही थी। फिर 1988 में नेशनल नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वीमेन बनाया गया। इसने 30% वीमेन सीट को रिकमेंड किया। चलते-चलते बात जब आगे पहुंचती है तो फिर 2000 के अंदर हम लोगों ने एक नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन बनाया, जिसे 2001 के अंदर अडॉप्ट किया गया। इन्होंने भी वीमेन रिजर्वेशन की बात की। फिर 1993 में आपको अच्छे से पता है 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट हम लोगों ने लेके आए, पंचायती राज एक्ट के तहत, जिसमें वीमेन को 33% का रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन वो स्टेट लेजिस्लेटिव में नहीं था, पार्लियामेंट के अंदर मतलब लोकसभा के अंदर नहीं था। वो अपना जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वहां पे था, जो आज भी वहां पे अच्छा खासा बढ़िया चल रहा है। फिर धीरे-धीरे बाद में पार्लियामेंट के अंदर भी वो बिल वगैरह आए और वो लैप्स हो गए। तो उसकी तो पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दी है आपके लिए। ये देखिए आप लोग इस शीट के अंदर। तो वो 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात यहाँ पे कही गई है। फिर धीरे-धीरे 1998 के अंदर यू नो पहले 1996 के अंदर सबसे पहली बार जब एचडी देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो ये बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन ये बाद में लैप्स हो गया। 1988 के अंदर दोबारा से जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद वो फिर से लैप्स हो गया। फिर 1999 में, 2002 में, 2003 में, तो यहाँ तक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ही थी, तो ये बिल सब लैप्स हो गए। फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार आती है, तो उन्होंने भी 2008 के अंदर बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया। फिर बाद में ये बिल राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया 2010 में, और ये राज्यसभा के अंदर जो है पास हो गया। लोकसभा के अंदर पेंडिंग रहा और लोकसभा फिर बाद में जाके डिसॉल्व हो गई, लेकिन राज्यसभा के अंदर इसको पास कर दिया गया है। तो आज भी ये बिल राज्यसभा के अंदर पास है, लेकिन लोकसभा के अंदर इसको उसके बाद में इंट्रोड्यूस एज सच नहीं किया गया है। कई बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी जैसे आरजेडी, सपा वगैरह, इन्होंने इसको जो है सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन वीमेन रिजर्वेशन को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कई सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है? आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑफ फॉर वीमेन की बात करता है। उसके अलावा हमारे पास आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15(3) है, आर्टिकल 39D है, जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बेसिकली खास पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन को लेके नहीं है, लेकिन ओवरऑल वीमेन प्रोटेक्शन या वीमेन रिजर्वेशन को लेके हैं। ऐसे हमारे पास आर्टिकल 36 भी आता है, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, सोशल इनजस्टिस की बात करता है और एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात करता है। ऐसे हमारे पास आर्टिकल 47 भी है, द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। बेसिकली ये जितने आर्टिकल हमें बताए गए हैं 243, 51A, 243T एंड ऑल दैट, ये सब किसके बारे में बात करते हैं? इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। जो इंडिया में मार्जिनलाइज सेक्शन हैं उनकी अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास प्रोविजंस, लेकिन स्पेशली वीमेन रिजर्वेशन को लेके हमारे पास कोई ऐसा वीमेन रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, खासकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकसभा के अंदर हमारे पास कोई खास प्रोविजन यहाँ पे है नहीं। अगर हम लोग इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा वीमेन रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स के अंदर। और जैसे नॉर्वे वगैरह में चले जाइए आप, स्वीडन वगैरह में चले जाइए, रवांडा में चले जाइए आप, रवांडा का अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन वहाँ पे वीमेन रिप्रेजेंटेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उसका रीज़न ये नहीं है कि वहाँ पे वीमेन ज़्यादा एम्पावर्ड हुआ करती थी, अब तो हैं, लेकिन रवांडा के अंदर हुआ था जेनोसाइड, जिसमें मोस्टली जो मेल थे उनको मार दिया गया था, तो बाद में सिर्फ वीमेन ही बची। तो उनको आज आप रवांडे में चले जाइए तो हर सेक्टर में आपको वीमेन मिलेंगी, बिकॉज मेल वहां पे खत्म हो गए थे बहुत सारे, मतलब थोड़े बहुत ही बचे थे, वो सब रीजन हुआ। ऐसे ही आप वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान देखिए, आप वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान देखिए, जब मोस्टली जो मेल हुआ करते थे वो कहाँ जाते थे? बॉर्डर पे जाते थे लड़ने के लिए, वॉर फ्रंट पे, वहां पे उनकी डेथ हो जाया करती थी, तो पीछे से वीमेन ही बचती थी। तो बहुत सारे काम जो है वीमेन करने लगी। शुरुआत में जैसे जो
तो टेलरिंग का काम होता है, जो नर्सिंग वाला काम होता है, वो सब होता था। लेकिन जब इन्हीं बाद में रियलाइज होने लगा भाई वीमेन की रिक्वायरमेंट हमें और ज़्यादा है, फिर थोड़ा-सा इंजीनियरिंग वगैरह वाले काम में भी जो है वीमेन आने लगी। तो वो एक दौर था, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो पार्टिसिपेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो गया वीमेन का। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो वीमेन वोटिंग राइट्स वगैरह को लेके हैं वो मूवमेंट जो है उस समय वहाँ पे चली थी। तो इस समय अगर आप देखें तो ऐसा कोई मूवमेंट तो नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक फेमिनिज्म मूवमेंट है, बट वो एक अलग पर्सपेक्टिव में है। वोटिंग अधिकार वगैरह का सच नहीं है, वीमेन जो रिजर्वेशन है पॉलिटिक्स के अंदर या रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए कोई खास इंडिया में वीमेन ओरिएंटेड मूवमेंट नहीं है, राइट। खैर, तो अमृतकाल की हम लोग बात करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर जी तो बड़े प्रोग्रेसिव माइंड के भैया इंसान थे, महान इंसान थे। और उन्होंने भी वीमेन की बात की है, तो अम्बेडकर जी का सीधा-सीधा कहना था कि जिस सोसाइटी में वीमेन की प्रोग्रेस नहीं होगी, वो सोसाइटी कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो वुमेन ने काफ़ी लंबे समय तक वेट किया है लेकिन अब आई थिंक ये टाइम आ गया है कि जब वीमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया जाए। अगर इंडिया को विश्व गुरु बनना है तो डेफिनेटली वीमेन को ट्रांसफॉर्म यहाँ पे करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं। तो वीमेन का जो लीडरशिप क्वालिटीज है उसमें तो कोई डाउट नहीं है। दुनिया में बहुत सारी जगह पे वीमेन लीडर्स रही हैं। कोविड-19 में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, वैसे भी बहुत बढ़िया काम करती ही हैं क्योंकि क्योंकि पॉलिटिक्स या लीडरशिप वो फिजिकल स्ट्रेंथ का जो है डोमेन नहीं है, वो सोशल स्ट्रेंथ का डोमेन है। और सोशल स्ट्रेंथ में तो वीमेन आर मच बेटर देन द मेल एज पर मेनी एक्सपर्ट्स। तो वी नीड मोर वीमेन लीडर्स, ताकि देखो मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट है, ताकि जो दोनों के अंदर क्वालिटीज हैं वो बेस्ट तरीके से सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम कर सकें, है ना। तो वी नीड मोर वीमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है ये, इसमें कोई ऐसा कोई खास है नहीं। बेसिकली टीएसए क्या है? टीएसए का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका में यूज किया जाता है। अमेरिका में जैसे इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी को लेके, एयरपोर्ट की मैनेजमेंट को लेके ना बहुत सारे एजेंसीज हैं और उन एजेंसीज के बीच में कई बार कोऑपरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। लेकिन अमेरिका में एयरपोर्ट की सिक्योरिटीज को लेके, एयरपोर्ट की मैनेजमेंट को लेके एक ही एजेंसी है, टीएसए, जिससे वहां की बढ़िया मैनेजमेंट होती है। तो इंडिया ने अभी ग्रीन सिग्नल दे दिया है सरकार ने कि हम लोग इंडिया में भी एक टीएसए जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जो कि इंडिया में ओवरऑल जितने भी एयरपोर्ट वगैरह हैं और जो भी एयरपोर्ट के काम होंगे दूसरे वाले सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, वो सब एक ही एजेंसी करेगी। तो ये सब हम लोग अभी करने वाले हैं। ये एक अच्छा आर्टिकल लगा मुझे आज लगा था। तो इसको मैं फ्यूचर के लिए थोड़ा सा सेव करके चल रहा हूँ आर्टिकल को। जिस दिन और कोई अच्छा ट्यूटोरियल नहीं आएगा हम डेफिनेटली इसको इंक्लूड करेंगे। काफी इनोवेटिव सा है। आईपीएल इस समय चल रहा है तो क्लाइमेट के साथ रिएक्शन इन्होंने रिलेट करके बताया है। ग्रीन हाउस गैसेस का काफी एमिशन होता है आईपीएल के दौरान, तो वो हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस आर्टिकल, आप इसे जरूर पढ़िए। ये हीट वेव वगैरह तो हम खैर पढ़ते ही रहते हैं, इसमें तो कुछ ऐसा नया नहीं है। ये टॉपिक भी हम लोग पहले कर चुके हैं। रजिस्टर एफआईआर अगेंस्ट हेट स्पीच इवन विदाउट अ कंप्लेंट। देखिए, हेट स्पीच किसी ने दिया तो उस आदमी के खिलाफ तभी कार्रवाई होती है जब उसके खिलाफ एफआईआर होती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई कोई एफआईआर करवाए या ना करवाए, कंप्लेंट करवाए या ना करवाए, पुलिस को उस आदमी के खिलाफ एफआईआर खुद ब खुद सू मोटो वो एफआईआर करनी पड़ेगी। कंप्लेंट का वेट मत करिए, डायरेक्ट करिए। तो हेट स्पीच की अगर हम बात करें, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने हेट स्पीच को डिफाइन करने की कोशिश की है, हालांकि ये बहुत बढ़िया डेफिनेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि भाई हेट स्पीच इज स्टेटेड एज द इंसाइटमेंट हेट्रेड primarily against a group of persons defined in terms of the race, ethnicity, gender, sexual orientation, religious behavior, belief or something. अगर इन सारे केसेस में किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट में अगर आप नफरत फैलाते हो या नफरत फैलाने की कोशिश करते हो तो दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर हेट स्पीच। इंडिया में जो आर्टिकल्स हैं 153, 295, 505, 123, ये सारे आर्टिकल जो हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेंशन यहाँ पे भी किए गए हैं कि भाई इनके यूज करके आप एफआईआर कर सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके अलावा अभी तक हमारे देश में आईपीसी के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हेट स्पीच को लेके बहुत डेडिकेटेड और बहुत स्ट्रॉन्ग कोई एक्ट ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे पास जो है विश्वनाथन कमेटी 2019 और बेजू बारवा कमेटी 2014, इन दोनों ने ही रिकमेंड किया था
कि इंडिया के अंदर एक डेडिकेटेड आईपीसी का आर्टिकल्स होने चाहिए, और ये जो आर्टिकल दिए गए हैं 105, 123 एंड ऑल दैट, इनके अंदर चेंजेस किए जाएं, इन्हें थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट बनाया जाए, क्योंकि हेट स्पीच की प्रॉब्लम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह से सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन बढ़ा है, तो हेट स्पीच इंडिया में और ज़्यादा बढ़ी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आई होप आप यू गॉट द पॉइंट। तो आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं मंडे को कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।